ये सारे खेल खेला गया जानते हैं किस लिए? क्योंकि रानी कुमारी किसी बड़े लीडर, किसी बड़े नेता, किसी बड़े अधिकारी की बेटी नहीं है। वो एक साधारण, एक आम किसान की बेटी थी, और इसलिए इनको इनके सामने इस तरह के खेल रचा गया, खेल खेला गया, बस इनको रिजेक्ट करने के लिए। हो सकता है कि इनका सीट किसी और को दे दिया गया होगा। आप इन्होंने बताया भी कि अननोन नंबर, अननोन पर्सन से फोन भी आता है, और कुछ पैसे का डिमांड भी किया था कि लगभग कितने 3-4 लाख के तो जरूर 4 लाख का डिमांड किया गया था कि 4 लाख आप देते हैं तो आपका हो जाएगा। इन्होंने कहा कि हम सब कुछ में एबल है। तो पूजे थे कई देवता मैंने, तब जाकर मैंने तुमको है पाया। क्यों कहते हो बेटी को बेटी धन है पराया? यह तो माँ की ममता का निर्मल है छाया, जो नारी के मन, आत्मा और शरीर में है समाया। नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे हैं एचबी न्यूज। आज मैं एक वैसे आयरन गर्ल, कराटे गर्ल के घर उपस्थित हूं जिन्होंने अपने कैरियर खेल के माध्यम से, कबड्डी और कराटे के माध्यम से अपने कैरियर बनाना चाहा। और कुछ दिन पहले ही उनके साथ एक घटना घटी थी जिसमें 2 बदमाश उनको पीछा कर रहा था। उनकी स्कूटी छीनने की कोशिश की जा रही थी। उनके साथ हथियार भी थी। बिना डरे उस हथियार से और उन बदमाशों से इन्होंने फाइट किया, लड़ा, और उन्हें पुलिस के हवाले भी करवाया था। और इन्हीं के संबंध में, इन्हीं के संदर्भ में उन्हें वर्तमान में कल वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री जी उन्हें सम्मानित भी किए हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। जी मैम, सबसे पहले आपको हमारे चैनल एचबी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। आप अपना परिचय एक बार जनता से आप खुद दे दें। मेरा नाम रानी कुमारी है, मैं रक्षा की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का कुछ समय पहले निधन हो गया। उनका नाम स्वर्गीय रामेश्वर शाह है। आपको बता दें कि रानी जी रक्षा पंचायत से बिलोंग करते हैं, और गांव का क्या मानसिकता होता है एक बेटी के प्रति, एक लड़की के प्रति, इस मानसिकता से ऊपर उठ करके इस गांव से शहर तक जाकर के किस तरह से कबड्डी के क्षेत्र में अपना एक अहम भूमिका निभाया है, और कबड्डी में इनको एक अहम खिलाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इस समाज के पिछड़े हुए मानसिकता से लड़ते हुए किस तरह से समाज से आगे निकलने का, गांव के नाम रोशन करने का, अपने प्रखंड, जिला और राज्य, देश का नाम रोशन करने का प्रयास कर रही है। रानी जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कबड्डी खेलना कब प्रारंभ किए थे? 2007 में। स्टार्टिंग पीरियड से बात करते हैं हम लोग। 2007 से आप खेलना शुरू किए थे। उस समय लगभग किस क्लास में थे? 6 क्लास में। 6 क्लास में थे तब आपने कबड्डी खेलना शुरू किया था। उस समय तो ऐसा ही खेलना शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर कब लगा कि हाँ नहीं, कबड्डी में ही हम अपना कैरियर बना सकते हैं? जब हम 9th में गए जी, तो 9th में गए तो वहाँ पे एक मतलब प्रोग्राम होता था। वहाँ पे एक साई चलता था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे गए, फिर देखे बहुत सारे प्लेयर को, उसमें सिलेक्शन भी होता था। तो फिर हम भी ट्रायल दिए, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया। 2 साल का वो होता है, उसमें बच्चे को कुछ मतलब मंथली पेड भी मिलता है, पूरा किट मिलता है, और खेल में कैरियर बनाने का पूरा मौका। तो ये कहाँ गए थे ये 2 साल? ये सिकंदरपुर में, वहीं पे हाँ साई था। हाँ, सिकंदरपुर में पंडित नेहरू स्टेडियम में साई चलता था पहले, वहीं पे मेरा 2 साल पहले हुआ। फिर सेकेंड ईयर भी उसका, जब हम 2 साल खत्म होने के बाद फिर से ट्रायल दिए, फिर मेरा हो गया क्वालिफाइड। तो फिर 4 साल तक हम उसमें रहे। और इस बीच आपकी पढ़ाई भी होती रही? हाँ, पढ़ाई भी। अभी आप किस क्लास में हैं? अभी तो मेरा ग्रेजुएशन 2018 में फाइनल हो गया। उसके बाद तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा। फिलहाल अभी कुछ नहीं है, अभी खेल की दुनिया में ही है। गेम भी चल रहा था, लेकिन पिछले ईयर गए 2020 में जनवरी में खेले। उसके बाद घर पे आए, फिर पापा का डेथ हो गया। उसके बाद तो सब कुछ। इसके संबंध में हम बात करेंगे। फिलहाल हम आपके बैक सेशन की बात कर रहे हैं। तो आप 9th 10th और 9th करते गए, और साथ में गेम शुरू हो गया। जब 9th में थे तो आपका नेशनल गेम शुरू हो गया था। नेशनल या राज्य स्तरीय? नेशनल पहले तो स्टेट मीट खेलने के बाद ही नेशनल होता है। तो पहले स्टेट मीट हो चुका था, उसके बाद नेशनल में अब कभी इंटरनेशनल तो हुआ नहीं, सॉरी नेशनल में। तो नेशनल में किन पार्टी
दल से टीम से बिहार टीम से बिहार टीम से। हाँ, तो बिहार बिहार टीम टीम को से आप पसंद थे ना? हाँ, बिहार टीम से हम तो आपके अगेंस्ट किन किन राज्य से आप खेल चुके हैं? हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, बहुत सारे ऐसे टीम आते हैं, दिल्ली जी। ये सब। यहाँ तक नेशनल टीम से आप मैच भी खेल चुके हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में आपके फैमिली से सबसे ज़्यादा किनका सपोर्ट रहा है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फैमिली में मेरे पापा का रहा। आपके पापा का? पापा तो नहीं है, सॉरी इसके लिए। और पापा के अलावा और घर में? पापा के अलावा और किसी से मेरे घर में पापा का ही हर चीज चलता है, वो जो कह दिए वो फाइनल हो गया जी। तो दूसरी बात ये है कि जब पापा आपकी फैमिली अगर सपोर्ट करती है तो दुनिया क्या कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ये नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि समाज गांव है तो गांव में किस तरह की मानसिकता लोग रखते हैं ये सब लोग भले भांति जानते हैं। तो इस स्थिति में समाज से किस तरह के सपोर्ट मिला या उनसे कुछ अवरुद्ध है, ऐसा कुछ बताएं उनके अगर कोई हमारे आसपास गलत है तो मतलब उसको उसी मेंटेलिटी से समझाना होगा। अगर हमारे समाज हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं तो मेरे हिसाब से ना तो हम इसको भूले और बाहर जाते हैं तो ना तो हम उसको भूले, जैसे माहौल में जाते हैं वैसे बन जाए। तो फिर हमको नहीं लगता है कि ना तो समाज को प्रॉब्लम होगा ना मुझे प्रॉब्लम होगी। फिर भी किसी तरह की अवहेलना सुनने को मिली समाज में जब आप? मुझे ऐसा नहीं लगा, जबकि मुझे मेरे समाज से अच्छा ही कुछ सुनने को मिला कि हाँ अच्छी है, ऐसे करती है, बट कुछ गलत नहीं सुना। जी बिल्कुल, यही उम्मीद भी होनी चाहिए और ये होनी भी चाहिए कि जब कोई बच्चे या बच्चियां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है या कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट या समर्थन मिलनी चाहिए, चाहे परिवार हो या समाज हो। समाज भी एक परिवार का हिस्सा है। दूसरी बात कि इससे पहले अब हम लोग आते हैं उस घटना पे जो घटना आपको आज नीतीश कुमार जी से आप पुरस्कार भी दिलवाया, तो वो हिम्मत ये कब की बात है? ये इंसिडेंट हुई थी आपके? 20 जून 2020 की बात है। 2020 में जून में दोपहर 2 बजे। तो हुआ क्या था उसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताएंगे विस्तार रूप से? स्टार्टिंग में हम मार्केट से लौट रहे थे और जब गांव के साइड हम इन करते हैं तो हम गाड़ी एकदम रिलैक्स मूड में चलाने लगते हैं, कोई मतलब कुछ भी नहीं सोचते, आराम से चलाते रहते हैं। तो इसलिए हम आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे थे। अचानक से 2 आदमी आए और बोले गाड़ी रोकने के लिए, तो हमको लगा शायद हम कुछ रफ गाड़ी चला दिए इस वजह से वो बोल रहे हैं। फिर हम गाड़ी रोके तो वो बोले कि पैसा पर्स दो, तो हम पर्स नहीं दिए। हम बोले पर्स क्यों दे? बस अचानक बस ऐसी गाड़ी रोके पर्स मांगने बस बोला कि पर्स दो। हम बोले कि पर्स हम नहीं देंगे। तो वो गाली दिया फिर पर्स मांगने लगा। तो हम बोले हम पर्स नहीं देंगे। तो इतना ही में वो बोला कि पर्स देगी या नहीं? हम बोले कि नहीं देंगे। फिर वो गाड़ी से उतरा और वो गन निकाला और बोला कि दो नहीं तो हम गोली चला देंगे। हम बोले ठीक है तुम चला दो लेकिन हम पर्स नहीं देंगे। इतना ही में उसका नज़र मेरे पर्स पे था और मेरा नज़र उसके गन पे था। फिर वो पर्स जैसे ही मेरा छीना तो हम उसका गन छीने फिर वो मतलब पर्स लेकर के भाग गया, कुछ डिस्टेंस में भाग गया। फिर हम उसी के गन लेकर के तो यहाँ पे रुकेंगे इस बार। जैसे कि वो सडनली आकर के रोकता है आपके सामने गाड़ी और उसके बाद आपसे पर्स मांगता है, तब तो इतना तो समझ में आता है कि कोई चोर या मतलब बदमाश टाइप का है। लेकिन जब वो गन निकालता है तो गन सामने आने के बाद अच्छे से लोगों का हिम्मत जो है जवाब दे देता है। तो उस वक्त आपको क्या लगा जब सडनली आप गन देख रहे हैं? तो उस समय क्या गन देख करके हमको डर नहीं लगा या थोड़ा सा भी, मतलब यहाँ थोड़ा देर के लिए नर्वस हो गए थे। लेकिन फिर हमेशा पापा कहते थे कि जब तक वो रहेंगे ना हम लोग का कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी हम लोग करके आएंगे ना तो पापा देख लेंगे। वो बोलते थे बाकी बात के लिए हम हैं। बस इस वजह से हमको डर भी नहीं लगा या कुछ ऐसा कि हाँ क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ सोचे ही नहीं। बस उसके बाद जब वो भागा आपके पर्स छीन लिया? पर्स छीन करके भागा था। ये कहाँ की बात है? ये मरवन टेरी पुल से थोड़ा सा अंदर इधर जो एक पुल आता है सीमेंट फैक्ट्री के बाद एक छोटा सा पुल, बस वही। तो वहाँ पर आसपास कोई आदमी नहीं था? हाँ 3-4 महिला थी, वो मुंह तोड़ रही थी। अगर वो चाहती तो वो और पिटाई खाता और पहले ही पकड़ा जाता और हम मेरे पे वो कोशिश भी ट्राई भी नहीं करता। लेकिन वो लोग देखते ही भाग गए, गन देख करके भाग गए। हाँ गन निकला, उसके बाद वो तीनों चली गई वहाँ से। तो क्योंकि आपके प्रयास से एक बदमाश को पुलिस के हवाले भी किया गया है, तो जब वो भागा तो दोनों का आप पीछे? नहीं दोनों नहीं था, एक गाड़ी पे ही था। अच्छा। और एक भागा, तो जो भागा ना उसके पीछे हम वही पिस्टल चला करके मारे, तो उसको इस पे चोट लगने की वजह से। पिस्टल आपके हाथ में कब आया? हम छीने, जैसे वो पर्स लेकर के भागा तो पिस्टल मेरे हाथ में आ गया। अच्छा। वो मेरा पर्स छीना, हम उसका पिस्टल छीन रहे थे। फिर छीनने के क्रम में वो पर्स छीन लिया, हम पिस्टल छीन लिए। बस वो भागा ना, तो भागने के क्रम में पता नहीं निशाना नहीं लगाए थे लेकिन फेंके सो इस पे लग गया। उसको चलाने का प्रयास किए थे आप? नहीं, क्योंकि
और फिर हम वही चला करके मारे तो वो गिर गया। अच्छा, जब आप गन चला के मारे तो हाँ, गिर गया। हाँ। फिर हम दौड़ करके उसको जा करके पकड़ लिए। पकड़ने के बाद पहले पर्स छीने, फिर हम उसको मारना शुरू कर दिए। मारना शुरू किए तो ये बाइक पे था, वो उतर के गया। ये उतर के गया तो हम उसको मतलब साइड हाथ से ऐसे करके फिर उसको पैर से मारे तो वो उतना ही में देख रहा था गाड़ी सामने से आ रहा है, तो फिर वो खुद से भाग करके गाड़ी लेकर के अपना भाग गया। जो बाइक चला रहा था वो गाड़ी लेकर के भाग गया। वो भाग गया। और जो बच गया उसको हम मार ही रहे थे तो 2 लड़का उधर से आया, फिर वो सब भी देखा तो फिर वो सब आ गया। तो 2 लड़का वो अपने यहाँ का स्थानीय जो आपको हेल्प किया, जो जीएन का ही था रहने वाला, वो आया तो फिर हम उसको मार रहे थे। तो फिर वो आया तो हमको बोला कि ठीक है आप साइड हो जाइए, बहुत खून बह रहा था मेरे हाथ से। फिर वो उसको मारने लगा। उसके बाद क्या हुआ? मारने लगा तो वो बेहोश हो गया अचानक से। मतलब तो पिटाई खूब लगी उसको? हाँ, उसको पिटाई लगा, फिर वो बेहोश हो गया। तो हम लोग थोड़ा देर खड़े हो गए जैसे ही, तो वो फिर भागना शुरू कर दिया। भागना शुरू करने के बाद वो कुछ देर के लिए छुप गया। छुपने के बाद फिर हम लोग ढूंढने गए, नहीं मिला। छुपने के कहाँ छुपा? उसी जगह आगे कारा उड़ा था ना, गाछ उछी था। तो वो भागा तो हम नहीं गए, वो जो लड़का था वो गया उसके पीछे। फिर वो छुप गया, उसके बाद फिर वो निकला तो फिर सब लोग पीछे से गए, उसको पकड़ लिए। तब तक हम डॉक्टर के पास आए। पुलिस और उसके बाद हाँ, नहीं, फिर उसके बाद जब वो पकड़ा गया तो फिर पुलिस को वो लोग इन्फॉर्म किए। तो अभी तो शायद जेल में है। हाँ, वो जेल में। तो पता चला कि वो कहाँ का था? वो पानापुर ओपी साइड का था, टोटली नहीं पता कहाँ का था, लेकिन पानापुर ओपी साइड का था। तो इस संदर्भ में, क्योंकि वीडियो बहुत सारे प्रतिनिधि भी आपके यहाँ आए इस आपके हिम्मत को बढ़ाने के लिए कि किस तरह से एक लड़की 2 बदमाशों से भिड़ी और उन्हें जेल तक पहुंचाया, ये आपकी हिम्मत का सलाम। क्योंकि इस तरह की हिम्मत सभी लड़कियां अगर कर ले तो लगभग 50% तो जो क्राइम होता है वो कम जाएगा। अगर इस तरह की हिम्मत अगर सारी लड़कियां करने लगे तो कारण क्या है कि पूरे समाज में लोगों का मानसिकता बना हुआ है कि लड़कियां कमजोर होती है, लेकिन आप लोगों ने इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुना कि किस तरह से ये 2 बदमाशों से फाइट किए और उनसे लड़ा और किस तरह से उनसे अपने आप को बचाते हुए अपने पर्स और अपने मान सम्मान को बचाया, अपने रक्षा के, अपने गांव के, अपने जिला का, अपने प्रखंड का नाम रोशन किया। और आज 27 फरवरी है, 26 फरवरी को इनको पटना में बुला करके मुख्यमंत्री जी के हाथों से इनको पुरस्कार, वीरता पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, वीरता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी कुमारी जी, जो रक्षा पंचायत से बिलोंग करते हैं। अभी उनके घर पे ही हैं। रानी जी को कराटे गर्ल के नाम से जाना जाता है और अभी 2-3 दिन से लगातार उनके पेपर में, सभी पेपर में भी उनके नाम और फोटो, उनकी कहानी बताया जा रहा था कि किस तरह से 2 बदमाशों से वे लड़े, फाइट किए। रानी जी, इसके लिए आपको यहाँ पे आपके दरवाजे पर भी बहुत सारे प्रतिनिधि, वीडियो सीओ आकर के आपको पुरस्कार दिए हैं, आपकी हिम्मत को बढ़ाएं। उस समय आपके पापा थे, हमने उस वीडियो को देखा था। इसके बाद आपको पटना बुलाया गया। तो पटना कब बुलाया गया? आप पहले से पता था या अचानक पता चला? पहले से पता नहीं था। पहले हमको इन्फॉर्म किया गया कि मुखिया जी से बात करें। फिर हम उनसे बात किए, वो हमको एक नंबर दिए, बोले कि ये थाना का नंबर है, आप बात कर लीजिए। फिर हम उनको कॉल किए तो वो बोले कि हाँ से अभी आपको निकलना पड़ेगा पटना के लिए, से अभी आप थाना पे आ जाइए। फिर वहाँ से कोई इंस्पेक्टर सर थे मुजफ्फरपुर से, वो कॉल किए हमको और बोले कि आप थाना पे आइए, हम आ रहे हैं आपको लेने। फिर हम थाना पे गए तो वहाँ पे बात हुई, तो फिर वो इंस्पेक्टर सर आए, वहाँ पे वो बात किए तो वो उसी टाइम हमको बोले 23 के सामने कि आप आइए महिला थाना के पास, वहाँ एक लेडीज इंस्पेक्टर स्वाति है, उनके साथ आप मिल लीजिए, फिर आपको कल 8 बजे रिपोर्ट करनी है। तो फिर हम सोचे कि रात में कहाँ जाएंगे, हम रात को घर आ गए, 2 बजे निकले। फिर डायरेक्ट हम महिला थाना गए, वहाँ पे स्वाति मैम मिली, एक सुनैना थी कांस्टेबल और एक ड्राइवर कांस्टेबल थे। फिर उनके साथ हम पटना के लिए निकले पुलिस की गाड़ी से। हाँ, सरकारी गाड़ी में थी। तो उसके बाद वहाँ फिर रहने के लिए सरकारी गाड़ी में गए। फिर वहाँ स्टेडियम, मिथिलेश स्टेडियम में हम लोग को डायरेक्ट बुलाया गया। वहाँ पे हम लोग गए, फिर थोड़ा सा रिहर्सल वगैरह हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से ये सरदार पटेल भवन है, उसमें हम लोग का लंच हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से बोला गया कि यहीं पे रहने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे ना रह के स्वाति मैम जो इंस्पेक्टर थी उनके यहाँ हम रुके। फिर उसके बाद कल हो करके
ये फिर कल होकर के नहीं, परसों होकर के, यानी कि 26 को फिर स्टेडियम में। तो किस स्टेडियम में हमको मिथिलेश स्टेडियम। मिथिलेश स्टेडियम में मुख्यमंत्री जी आए थे। आपके मुख्यमंत्री जी के हाथों से आपको पुरस्कार दिया गया है, जैसा कि हमने पेपर में देखा। तो उस समय मुख्यमंत्री जी से कुछ बात हुई आपको? हाँ, बात तो की है, बट हमको एक चीज़ बहुत बुरा लगा कि वो स्पेशली जब मुझे ही वो पुरस्कार देने के लिए आए और वो मेरी बातों को नहीं सुने, जो हमको काफ़ी खराब लगा। क्योंकि वो बस एक पहचान बनाने के लिए आए कि हाँ, बच्चों को, या कोई भी पॉलिटिशियन आते हैं या कोई भी ऑफिसर आते हैं तो वो बस अपनी पहचान, अपनी छवि बनाने के लिए आते हैं, नहीं कि वो बच्चे को सच में सम्मानित करने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए। और कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर रियलिटी में किसी बच्चे को सम्मानित करने के लिए आए, उस दिन कोई भी बच्चा या कोई भी मतलब लड़का हो या लड़की, कोई मजबूर नहीं रहे। आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आपको सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री जी स्पेशली आए थे और आपसे कोई बात नहीं हुई, कोई बात फिर आपने वहाँ इंसल्ट फील किया ऐसा? हाँ, बहुत। मैं कुछ बोली भी, बट वो सुने तक नहीं, मेरे बात का वो जवाब तक नहीं, कोई रिप्लाई नहीं किया। कोई रिप्लाई नहीं, बल्कि उनके बगल वाले बोले कि ठीक है, जाओ जाओ, बाद में बात करते। ये भी नहीं कि हाँ, क्या बोल रही हो, एक बार बोलो। जबकि मैंने अनुरोध किया था कि सर, मैं अनुरोध करती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी अनुमति। तो आप माइक में बोले थे या आप पर्सनली उनसे बोले थे? माइक नहीं दिया गया था हमको। अच्छा, माइक नहीं दिया गया था। आपके साथ बहुत सारी लड़कियों को मिला था पुरस्कार? नहीं, बस एक लड़की थी जिसको गोली लगी थी किसी कारणवश। तो कई लड़की का नाम है इसमें, हम देखें। नहीं, बस वो लग जो ऑफिसर है, उन लोग को मेडल राष्ट्रपति द्वारा जो मिला था, वही मेडल को यहाँ रिपीट किया गया था। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहते थे? हो सके कि आपकी बात अभी वहाँ पहुँचे। हाँ, वही जो मेरे साथ होता आ रहा है, मतलब हम कुछ ये नहीं कि हाँ, वो मेरे मतलब मेरी मजबूरी को समझकर या मेरे हालात को समझकर मेरी बातें सुने। बस ये हम उनको बताना चाह रहे थे कि जो मेरे समाज की मेंटेलिटी है या हमारे ऑफिसर की मेंटेलिटी है, मतलब उनको वो दूर ना करे। तो अगर सच में उनके लिए हम बहादुरी का काम किए, अगर उनको लगा कि ऐसी ब्रेव गर्ल होनी चाहिए, तो वो कुछ ऐसा कर जाते जो मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लड़कियां वैसा करने को सोचती। आइडियल बनते हैं, बस एक मिसाल बनते हैं। तो रानी जी को कल पटना के किस मिथिलेश स्टेडियम में सम्मानित किया गया था। खुद मुख्यमंत्री जी इनको सम्मानित करने के लिए आए थे और इनका कहना है कि नेता लोग किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार या सम्मानित सिर्फ अपनी छवि को बनाने के लिए करते हैं, बस अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए करते हैं। इनका यही कहना है। नहीं, ये फैक्ट है, ये आप कहीं भी जाकर के देख ले, ये फैक्ट है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। जिस दिन गलती से भी कोई भी नेता या कोई भी मतलब ऑफिसर ही क्यों ना हो, कोई भी जिस दिन पब्लिक के लिए अगर वो है, पब्लिक के नजरिए से करेंगे ना वो सेवा, उस दिन कोई पब्लिक उनको भी शिकायत का मौका नहीं देगी। पब्लिक भी शिकायत तभी करता है जब उनके नजर में वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होते हैं। वो मेरे लिए नहीं, बस वो अपने ड्यूटी को समझ ले कि उनका ड्यूटी क्या है, उस दिन हम उनसे बड़ा कोई नहीं होगा इस दुनिया में। तो नीतीश जी, आपने सुना, आपके हाथों से सम्मानित किया गया ये रानी कुमारी जी, जो मुजफ्फरपुर जिले के रक्षा पंचायत से हैं, और आपने ही कल उन्हें सम्मानित किए थे, जो कि आपसे खुश नहीं है। आपके सम्मान देने के बाद भी ये खुश नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इसको सम्मान केवल अपनी छवि को बनाने के लिए किए हैं, केवल अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए किए हैं। इनकी अंदर जो कुछ भी भावनाओं जो आपसे प्रकट करना चाहती थी, उनकी मन की भावना उनके मन में ही रह गया। ये बहुत दुख की बात है। अभी तक ये बात बोलने से पहले हम काफी प्रसन्न थे और उत्सुक थे कि इनको पुरस्कार मिला है, लेकिन अभी पता चला कि इनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो रह गया, जो आप तक पहुंचाना था। कम से कम जो मेरा हक है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, और उनके पॉलिटिशियन के वजह से या उनके ऑफिसर्स के वजह से मुझे मतलब हर जगह प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ रहा है, उसको वो सॉल्व कर देते तो ये बड़ी बात थी मेरे लिए। वो उनके 10,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सम्मान के लिए दिया, और उसका हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसका हम आदर नहीं करते हैं। हम किए, हमको उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातें थी जो मन में ही रह गई। हाँ, बहुत सारी बातें थी जो हमारे समाज में आज भी, हमारे गांव में जहाँ से हम परिवेश बिलोंग करते हैं, उस समाज की लड़कियां 6 से 7 तक नहीं पढ़ पाती है। और मेरे देखने के बावजूद बहुत सारी ऐसे लड़कियां हैं जो बोलती है, या हम भी मतलब कहती है कि हाँ, वो पढ़ रही है तो हम भी पढ़ेंगे। और उसके अलावा भी अगर हम जहाँ के तहाँ रह जाए तो फिर क्या सोचेगी कि हाँ, उतना पढ़ ली, फिर हम कहाँ रहेंगे।
हम किस गली के हैं, वो अपने आप को और छोटा महसूस करे। जी बिल्कुल। नीतीश जी से आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आपको मौका नहीं मिला, या आपकी बात को रिप्लाई नहीं किए, या हो सकता है कि उस भीड़ भाड़ में आपको इग्नोर कर दिए होंगे, या तो इग्नोर जानबूझ के किए होंगे, या वो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कर दिए होंगे, वो कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन वो जो आपके मन की बात थी, वो कौन सी बात थी जो आप कहना चाहते थे? मैं उनको बताना चाहती थी कि 2018 में जो SSC-GD का फॉर्म आया था, उसमें मैं फॉर्म डाली थी, फिर उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ, फिर 2019 में उसका फिजिकल हुआ, फिजिकल भी मैं क्वालिफाई की, जिसमें मैं एक्सीलेंट की थी। फिर उसके बाद उसका मेडिकल हुआ, तो मेडिकल में मुझे अनफिट कर दिया गया और एक पेपर दिया गया और बोला कि किसी भी सरकारी मेडिकल में आपको अनफिट किया गया था, किस कारण? सिस्टोमेटिकली माउथ ओपनिंग, अच्छा, ऐसे करके रीजन था। फिर उसके बाद हम बोला गया, एक पेपर दिया, बोला गया कि किसी भी सरकारी अस्पताल से, सरकारी डॉक्टर से आप इसको दिखवा करके फिर यहाँ पे सबमिट कर दो, फिर आपका री मेडिकल होगा। फिर हम सदर अस्पताल से उसको दिखवा करके और जमा कर दिए फॉर्म को। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर से दिखवा करके उस पे स्टाम्प मुहर लगवा करके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर थे उनसे दिखवा करके वो सबमिट कर दिए। कुछ दिन बाद जब री मेडिकल का डेट आया, तो मेरा री मेडिकल के डेट से कुछ टाइम पहले मेरा कैंसिल लेटर आया कि आपका फॉर्म को ना जो आप सबमिट किए थे उसको कैंसिल कर दिया गया। कि जब आप सदर अस्पताल में जब आपका जो कुछ प्रॉब्लम बताया, हाँ, उसको सॉल्व करके आपने सबमिट किया, और री मेडिकल होनी थी उससे पहले आपको कैंसिल लेटर आ गया। मेरा कैंसिल लेटर जब आ गया मेरा, तो उसके बाद जैसे हुआ क्या कि हम देखे तो उसमें रीजन लिखा हुआ था कि आपके पेपर पे स्टाम्प नहीं लगा हुआ है, हॉस्पिटल का और प्लस में डॉक्टर का मतलब स्टाम्प नहीं है, ऐसे करके। आपने उसको लगाया था या नहीं लगाया था? मैंने लगाया था, यहाँ तक कि डॉक्टर का तो रहने दीजिए, मैंने हॉस्पिटल तक का स्टाम्प है जिसका जीरोक्स कॉपी मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। और उसके बाद हम जब कैंसिल लेटर आया तो ये ले करके हम गए DM सर के पास, क्योंकि वो उन्होंने बताया था इससे पहले मेरे साथ जो घटना हुई थी, वो बोले कि अगर ऐसा कुछ हो तो बताने। फिर हम देखे कि ये तो मेरा सही है, फिर गलत हम किससे पूछने जाएंगे, जिलाधिकारी हम मेरे नज़र में सबसे बड़े लगे। फिर हम उनके पास गए तो हम उनको बोले कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो बोले ठीक है तुम टेंशन नहीं लो, हम DIG सर से बात करते हैं। कल हो करके हमको समाहरणालय से एक कॉल आया, बोले कि ये लेटर लेकर के तुम कल जाना DIG सर से मिलना। फिर DIG सर के पास गया तो लगभग हम 6-7 घंटे तक बाहर खड़े रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर भी हम खड़े रहे बाहर जैसे तैसे करके। फिर हमको अंदर लिया गया, जब DM सर का लेटर देखा गया तो जब अंदर गए तो अजीब सा बिहेव था। फिर हम सबको इग्नोर करते हुए फिर हम सर के पास गए तो DIG सर बोले कि मतलब तुम्हारा ना डॉक्टर का इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और ना ही तुम्हारा कुछ मुहर वगैरह है, और उसके बाद तुम्हारा माउथ सिस्टोमेटिकली क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा मुंह पूरा नहीं खुलता, इस वजह से तुम्हारा कैंसिल लेटर आया है। तो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या मतलब? उसके हॉस्पिटल डॉक्टर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि मेरे पेपर पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जिस समय आपको जब वो DIG साहब कह रहे थे कि डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं है, तो उस समय फॉर्म कहाँ था? उनके पास फॉर्म उनके पास तो था। आपने दिखाया नहीं? मैंने उनको बोला, बट वो मतलब काफी कड़क मिजाज के थे, जो मतलब उनके आगे किसी की नहीं चलती, मतलब सुन नहीं रहे थे। हाँ, बस वो अपने बोल रहे थे, हमको समझा रहे थे, हम भी हिंट दे रहे थे, बट वो मेरे बात को दबा दे रहे थे। और हम भी काफी डरे हुए थे क्योंकि वो DIG है, रिस्पेक्टेबल है, और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे भी लग रहा था कि शायद हम ही गलत है ऐसा करके। फिर भी हम हिम्मत करके उनके सामने बोले। फिर वहां से वो बोले कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कि तुम एक फिर से जाओ और किसी स्पेशलिस्ट से, न्यूरो स्पेशलिस्ट से दिखवा करके तुम ले करके आओ। बट वो हमको जैसे जब हमको ऑफर दिए वो दिखवाने का, तो एक पेपर देते ना, जब जिस न्यूरो स्पेशलिस्ट से दिखाता है तो वो हमको देते कि हाँ ये डॉक्टर से तुम दिखवाओ, और उस डॉक्टर को उस पर ऑर्डर रहता कि तुम इसको देखो ही गलत है या सही। ऐसा वो कुछ नहीं, बस एक पर्ची पे पेंसिल से लिख करके हमको दे दिए। फिर हम 2 दिन पटना गए, डॉक्टर नहीं मिले। फिर तीसरे दिन गए तो डॉक्टर मिले। फिर वो पूरा मेरा प्रॉब्लम देखे, हम उनको पेपर दिए कि सर इस पे आप कीजिए, तो बोले नहीं, मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया है तुम्हारे बोर्ड से कि मैं कर दूं, क्योंकि मैं PMCH का हूं, तो मैं इस बोर्ड का तुमको पेपर दे सकता हूं कि कोई भी बोर्ड तुमको नहीं काट सकता है। अच्छा। फिर वो हमको एक पेपर बना के दिए और जो भी प्रॉब्लम था वो देखे, बोले कि नहीं, किसी भी ड्यूटी के लिए तुम अवेलेबल हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा MRI वगैरह भी पूरा नॉर्मल था, ठीक था,
हम सारा रिपोर्ट लेकर के फिर उसी टाइम जब आए तो मेरे पापा का डेथ हो चुका था। हम वहाँ पे गए डीआईजी सर के पास जमा करने, तो हम बोले कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। फिर भी वो लगभग 6.5-7 घंटा हमको वहाँ पे रुका। इतना बोलने के बाद? हाँ, बाद भी हमको रुकाए और फिर भी हमको अंदर जाने नहीं दिए। वो पेपर हम बाहर ही जमा करके, बाहर ईंट से दबा करके रख करके आ गए। फिर वो लोग अंदर पेपर लिए, फिर बोर्ड में भेजे, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरा मेडिकल का कोई डेट नहीं आया, सारे बच्चे का मेडिकल हो रहा था उस टाइम। फिर हम डीएम सर के पास गए, हम बोले कि सर आपने बोला था कि हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। तो डीएम सर बोले ठीक है, हम फिर से मतलब बोर्ड को भेजते हैं कि हम अगर होना रहता तो इसी पे हो जाता, हम कुछ कह नहीं सकते। फिर से मेरा स्पोर्ट्स वाला सर्टिफिकेट ये सब लेकर के डीएम सर अब कहाँ भेजे ये नहीं पता, लेकिन बोले थे कि हम सेंड किए हैं, उसका रिसीविंग हमको दिए। फिर कुछ दिन बाद मेरा आया लेटर वहाँ से मेडिकल के लिए। फिर मेडिकल के लिए जब लेटर आया तो वहाँ से ऐसे भी बहुत सारे ऑफर आ रहे थे और एकदम 100% बोल रहे थे कि इतना पैसा दो, जॉब लो, इतना पैसा दो, तुम्हारा मेरिट आ जाएगा। मैंने बोला कि डीआईजी और पैसा के डिमांड भेजेंगे? कोई अननोन पर्सन का कॉल था। अच्छा, फोन पे? हाँ, फोन पे बहुत सारे। तो हमने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, और हम सोचे कि डीआईजी और एक आईपीएस और आईएएस से बड़ा ऑफिसर मेरे नज़र में हमको नहीं लगता है कि कोई होगा। अगर उनके नज़र में हम सही है तो हमको क्या चाहिए, और उन लोग का सपोर्ट है। फिर हम गए मेडिकल दिए वहाँ पे, तो मुझे अनफिट कर दिया गया अंदर में। फिर हमको गुस्सा आया, हम क्या करते वहाँ पे। फिर बहुत सारा पेपर ऊपर को हम सोचे कि अब क्या करेंगे, सबको फेंकने उठने लगे। तो फिर जो मैम लोग थी तो वो लेटर मेरा देखी, तो वो बोली, फिर अंदर गई, बोली कि मैम 1 मिनट इसका पेपर सब देखिए। जो डॉक्टर 3 डॉक्टर का बोर्ड था उसमें बैठा हुआ, एक लेडीज थी 2 जेंट्स थी। फिर जब अंदर गए तो डीआईजी सर और इनका डीएम सर का लेटर वो लोग देखे। फिर वो सब देख करके हमको फिट कर दिए। फिट करने के बाद हम घर पे आ गए। उसके बाद मेरिट का वेट होने लगा। मेरिट लिस्ट में भी सारे लोगों का आ गया, बट मेरा नहीं आया। तो ये थी इनकी मन की बात जो नीतीश जी नहीं सुने। इनको किस तरह से टार मटोर किया गया, किस तरह से इनको इग्नोर किया गया, ये सब बहाना बनाएगा सिर्फ आपको रिजेक्ट करने के लिए। 6 से 7 महीने तक हम 24 घंटा उन लोगों के दरवाजे पे बैठते थे। सुबह जाते थे, अगर हम 8 बजे 9 बजे चले गए ऑफिस में तो शाम में 6 बजे 7 बजे अंधेरा होने पे आते थे। अगर नहीं करना था तो वो बोल देते हाँ बेटा तुमसे नहीं होगा। हम 6 महीने कंटिन्यू अपना पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब कुछ छोड़ करके उन लोग के यहाँ रहते थे। ये सारी खेल खेला गया जानते हैं किस लिए? क्योंकि रानी कुमारी किसी बड़े लीडर, किसी बड़े नेता, किसी बड़े अधिकारी की बेटी नहीं है। वो एक साधारण, एक आम किसान की बेटी थी, और इसलिए इनको इनके सामने इस तरह की खेल रचा गया, खेल खेला गया, बस इनको रिजेक्ट करने के लिए। हो सकता है कि इनका सीट किसी और को दे दिया गया होगा। आप इन्होंने बताया भी कि अननोन नंबर, अननोन पर्सन से फोन भी आता है और कुछ पैसे का डिमांड भी किया था कि लगभग कितने 3-4 लाख के तो जरूर 4 लाख का डिमांड किया गया था कि 4 लाख आप देते हैं तो आपका हो जाएगा। इन्होंने कहा कि हम सब कुछ में एबल है तो हम क्यों पैसा दें, और इनके ये उस लायक भी नहीं है कि 4 लाख रुपए दे सके, क्योंकि इनके पापा भी वर्तमान में अभी नहीं है। पापा भी रहते भी तो एक किसान थे, वो नहीं कर सकते थे। तो कह सकते हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको किसी न किसी नेता, अभिनेता, एक्टर, अधिकारी का बेटा होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिल पाएगा। ये सारी कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे फॉल्ट है और कहाँ पे इनको छाटा गया और कहाँ से लगा कि अब यहाँ नौकरी नहीं होगी। जब इनको अनफिट करार दिया गया, कहा गया कि डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं जो कि उसमें था, डॉक्टर का स्टाम्प नहीं जो कि उसमें था, मोहर नहीं जो कि इसमें था, और इस सारी चीज़ों को देखते हुए इनको छाटा गया। कहानी को पता चल गया होगा। हो सके तो आप वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन जिम्मेदार अधिकारी के पास पहुंचे जो अधिकारी इनको रिजेक्ट किए हैं। बने रहिए जेबी न्यूज़ के साथ।